गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। वैसे हमारा ये फोर्थ लेक्चर है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसके अंदर मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूँ और उस बात को अगर हम समझ लें तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझना आसान हो जाएगा, इनको रटना नहीं पड़ेगा। और वो बात क्या है, वो यही कि जो इनका शाब्दिक अर्थ होता है, जो इनका लिटरल मीनिंग होता है, एक्चुअली वो इनका मीनिंग नहीं होता। इनके अंदर छुपी हुई एक इनके अंदर छुपे हुए एक मैसेज को हमें अपनी लाइफ में होने वाली किसी घटना से कनेक्ट करना होता है। यही इडियम्स एंड फ्रेजेस है। जैसे अगर मैं एक कहावत बोलूं, मैंने कहा चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। अब कहा चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, तो अगर मैं किसी से कहूं इट इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, कि बच्चों का खेल नहीं है, तो मतलब पॉइंट वो ये नहीं कहना चाह रहा कि ये खेल बच्चे नहीं खेल सकते, ये खेल बड़े लोग खेलेंगे। वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये आसान काम नहीं है, ये डिफिकल्ट टास्क है। ये कोई जो प्रोफेशनल बंदा है, जो एक्सपर्ट है, वही ये कर पाएगा, जो स्किलफुल है वही कर पाएगा, कि अनस्किलफुल बंदा ये काम नहीं कर पाएगा, जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं कर पाएगा। ये कहना चाहता है कि ये डिफिकल्ट काम है, ये इजी टास्क नहीं है। तो यहां पर चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग एग्जैक्ट वही नहीं कि बच्चों का खेल। तो यहां पर बच्चों के खेल से वो कहना चाहता है कि ये काम कोई बच्चा नहीं, कोई काम बड़ा करेगा, ये कोई काम इनएक्सपर्ट नहीं, ये कोई काम एक्सपर्ट बंदा करेगा। यही है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को बताने के लिए मैं आपके सामने फिर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं। आप इनका जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो पहला इडियम है टू विन लॉरेल्स, टू बी डिसअपॉइंटेड, टू मेमोरीज, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, टू बी विक्टोरियस। नाउ लेट मी नो कि इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, ये इडियम कैसे निकल कर आया, इसका सेंस क्या है, क्यों निकल कर आया, कब निकल के आया, कैसे निकल कर आया, बताइए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। आपने कोशिश कर लिया होगा, तो अब मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी, देखें, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है टू विन लॉरेल्स। अब लॉरेल्स का मतलब क्या होता है? लॉरेल्स का मतलब होता है ख्याति। लॉरेल्स का मतलब होता है ख्याति। अब लॉरेल्स का मतलब अगर ख्याति है तो इसको एक मीनिंग और दे देते हैं, दैट इज स्टेटस। तो मतलब स्टेटस जीतना, मतलब ख्याति को जीतना। तो कहना क्या चाहता है कि स्टेटस ख्याति को जीतने से कहना क्या चाहता है? बेटा पुराने समय में प्राचीन काल में भाई लोगों के पास जनरली दो ही काम थे, जनरली जो बड़े काम थे, एक तो कृषि और एक युद्ध। तो जब कोई इंसान युद्ध करता था, जीत लेता था, युद्ध को जीत लेता था, तो उसको चारों तरफ उसका नाम होता था, उसको ख्याति मिलती थी, चारों तरफ नाम होता था, उसका स्टेटस बनता था समाज में। तो अगर कोई अपना स्टेटस बना पा रहा है समाज में, स्टेटस को जीत पा रहा है, अपनी उसकी ख्याति हो रही है, तभी जीत पा रहा है। मीन्स कि जब वो विक्ट्री प्राप्त कर लेता है, विक्ट्री प्राप्त करने के बाद जो उसे मिलता है, वो मिलता है उसे एक अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, समाज के अंदर बहुत ज्यादा इज्जत मिलना, समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिलना। तो आंसर ये होगा, ये नहीं, क्योंकि जीतने के बाद जो चीज प्राप्त होती है वो मिलती है ग्रेट प्रेस्टीज। उसी को कहा टू विन लॉरेल्स या टू विन स्टेटस। लॉरेल्स का शाब्दिक अर्थ याद कर लो, ख्याति या स्टेटस, समाज के अंदर स्टेटस, नाम होना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो भाई अगर कोई किसी चीज को जीत रहा है, स्टेटस जीत रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो ये डिसअपॉइंटमेंट, ये नाराजगी की तो बात है ही नहीं, डिसअपॉइंट होने की तो बात है ही नहीं। और दूसरी बात,
किसी चीज को, हाँ यार ये चीज याद रखी जा सकती है लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। तो आंसर होगा हमारा सी, टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ओके आगे लेते हैं, अगला पॉइंट लीजिए, दैट इज द शॉपिंग मॉल इज ए बीहाइव ऑफ एक्टिविटी। तो इस ए बीहाइव की जगह पर ए बिजी प्लेस, ए स्वीट प्लेस, ए सिक्योर प्लेस या एक कॉस्टली प्लेस, जल्दी बताएं, कोशिश कीजिए सही आंसर देने की। सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो अब मैं समझा देता हूं। अब यहां कहता है ये जो शॉपिंग मॉल है इज ए बीहाइव। बीहाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, बीहाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता ऑफ एक्टिविटी। कहता है कि शॉपिंग मॉल जो है वो एक एक्टिविटी का छत्ता होता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है, छत्ते को वो किससे कनेक्ट कर रहा है, मतलब शॉपिंग मॉल, वो यहां पर शॉपिंग मॉल और जो ये बीहाइव है इसको वो इक्वल कर रहा है कि जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो बीहाइव होते हैं। तो शॉपिंग मॉल जो होते हैं बीहाइव होते हैं कि भाई शॉपिंग मॉल बिजी प्लेस होते हैं, शॉपिंग मॉल स्वीट प्लेस होते हैं, शॉपिंग मॉल सिक्योर प्लेस होते हैं, शॉपिंग मॉल कॉस्टली प्लेस होते हैं। कहना क्या चाह रहा है, तो बेटा अगर वो बीहाइव बोल रहा है तो समझना है कि भाई शॉपिंग मॉल में अगर जाकर आप कुछ चीज खरीदते हो तो महंगी होती है, लेकिन पॉइंट इज क्या मधुमक्खी का छत्ता महंगा होता है? क्या वो ये बताना चाहता है मधुमक्खी का छत्ता महंगा होता है? अगर हाँ वो ये कहना चाहता है कि मधुमक्खी का छत्ता महंगा होता है तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यार मधु, हम किसी भी चीज, डायमंड हो तो यार महंगा होता है, डायमंड हो तो हम कह सकते हैं महंगा है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते को तो हम महंगा कह नहीं सकते। अगर मधुमक्खी के छत्ते को महंगा नहीं कह सकते ना तो क्योंकि फिर ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म लगाए इक्वल टू। इक्वल टू क्या है, शॉपिंग मॉल और बी हाइव को एक बता रहा है, शॉपिंग मॉल और बी हाइव को एक बता रहा है। तो अगर शॉपिंग मॉल कॉस्टली है तो मतलब बिहाइव भी कॉस्टली होना चाहिए, बिहाइव कॉस्टली नहीं है तो मतलब शॉपिंग मॉल को यहाँ पे कॉस्टली नहीं बता रहा, शॉपिंग मॉल को बिहाइव बता, बिहाइव को वो बिजी से, सिक्योर से या स्वीट प्लेस से कनेक्ट करेगा। तो अब ध्यान देते हैं भाई, बिहाइव जो होते हैं मधुमक्खी के छत्ते। अब बात कर रहा है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मीठा होता है, भाई उसके अंदर शहद मीठा होता है, मधुमक्खी का छत्ता मीठा नहीं होता। छत्ता कौन खाता है भाई? ए भाई छत्ता कौन खाता है? मधुमक्खी का छत्ता कोई खाता है? नहीं, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो शहद होता है, शहद मीठा होता है। तो यहां पर ऑब्वियस शॉपिंग मॉल को मीठे से तो कनेक्ट करेगा नहीं। क्या शॉपिंग मॉल मीठे होते? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, शॉपिंग मॉल मीठे नहीं होते। हाँ अब कहता है बिहाइव जो है, कहता है शॉपिंग मॉल बिहाइव है तो शॉपिंग मॉल फिर सिक्योर प्लेस है। तो यार एक बात बताओ, शॉपिंग मॉल बिहाइव जो है सिक्योर प्लेस है, जाकर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाके ऐसे उंगली कर देना, भाई साहब आपको पता चल जाएगा वो सिक्योर प्लेस है कि नहीं, पता चल जाएगा। वहां पे जाके पत्थर मार देना, मधुमक्खी का छत्ता है नो, पत्थर मार देना, फिर आपको पता चल जाएगा कितना सिक्योर प्लेस है। तो ऑब्वियस यहां पर बिहाइव को वो सिक्योर प्लेस से तो कनेक्ट करेगा नहीं, तो मतलब ये भी। अब मैंने 3 एलिमिनेट कर दिए तो आंसर ये होगा। तो हाँ बीहाइव को एक बिजी प्लेस, कैसे बिजी प्लेस से कैसे कनेक्ट करेगा? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मधुमक्खियां होती हैं, एक एक छेद में 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मधुमक्खियां, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर मधुमक्खियां। तो शॉपिंग मॉल को एक बिजी प्लेस से कनेक्ट कर रहा है, कि बता रहा है शॉपिंग मॉल एक बिजी प्लेस होता है, कि आजकल हर कोई शॉपिंग मॉल में जाता है, खरीदने कहीं जाए नहीं जाए फोटो खिंचाने जरूर जाता है, ठीक है ना, खरीदने कुछ जाए नहीं जाए फोटो खिंचाने जरूर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? घूमने फिरने जरूर जाएंगे लोग, कि अगर शॉपिंग मॉल के अंदर 1000 लोग जा रहे हैं तो सिर्फ 200 लोग हैं जो पैसे खर्च करेंगे, 800 लोग सिर्फ विजिट करके आ जाते हैं। तो यहां पर ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बिजी प्लेस की। तो अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? ठीक है,
जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। बीहाइव को वो बिजी मतलब भीड़ भरे क्षेत्र से ले रहा है। आते हैं नेक्स्ट। वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, कि हमें कहीं ना कहीं तो लाइन खींचनी होगी, मतलब लिमिट बनानी होगी कि आसमान की तरफ हमें एम उद्देश्य हमारा आसमान की तरफ का होगा, या टर्न द टेबल, टेबल को पलटना होगा, पुट द स्क्रू ऑन, की स्क्रू को ऑन कर देना। नो लेट मी नो कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताएं। चलो मैं बता देता हूं, आपने कर दिया होगा रिप्लाई, समझ लिया होगा। देखें, वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर। बेटा अब ध्यान देना, यहां पर मैंने लाइन को ड्रॉ किया है, तो मीन्स आपको सिर्फ इसी का मीनिंग निकालना है कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, या इसका मीनिंग ये है। मतलब जितनी मैंने लाइन ड्रॉ करी है सिर्फ उसी का मीनिंग ही तो निकालोगे इन चारों में। जितनी मैंने लाइन ड्रॉ की है उसी का मीनिंग निकालोगे। तो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई जितनी लाइन दी है इसका मतलब है कि सिर्फ इतना, मतलब अपनी लिमिट उसने निर्धारित कर दी है, इस लिमिट के बाहर नहीं जाना। जैसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हैं तो जितना अंडरलाइन करता है सिर्फ उसी का रिप्लेसमेंट देना होता है किसी दूसरे फ्रेज से, सिर्फ उतना ही करेक्ट करना होता है जितनी लाइन को अंडरलाइन किया गया है, जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, जितनी लाइन ड्रॉ करी गई है, जहां तक लाइन ड्रॉ की गई है। तो लाइन ड्रॉ का मतलब होता है एक लिमिट को फिक्स कर देना, मतलब सीमा निर्धारित कर देना। जैसे लक्ष्मण ने रेखा खींच दी थी सीता के आगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि इसके आगे नहीं, तो वहीं से निकला कि भैया जी सीमा निर्धारित कर दी, इसके आगे नहीं, इसके आगे करोगे तो गड़बड़, रावण उठा के ले जाएगा। मतलब कह रहे हैं ये तो मैंने वैसे ले लिया, लेकिन ये निकला ही वहां से, ड्रॉ द लाइन, लाइन खींचना मतलब सीमा निर्धारित करना। सीता जी को कहा गया था कि आप इससे आगे नहीं जाएंगे, तो यही बात, जितना बताया गया सिर्फ उतना, तो मतलब किसी भी चीज की सीमा का निर्धारण करना। तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स ए लिमिट, लिमिट को फिक्स करना। तो भाई फिर सारे गलत हो जाएंगे। लाइन ड्रॉ किसने करी थी भाई, किसने, लक्ष्मण ने करी थी। लाइन ड्रॉ किसने की थी, लक्ष्मण ने की थी। तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मीनिंग क्लियर हो गया तो अगला लेते हैं। टू कट द गोर्जन नोट, देख ले आंसर बताएं। टू कट द गोर्जन नोट, टू डू ए जॉब परफेक्टली, टू कट ए पीस ऑफ ए क्लॉथ, to perform an easy task, to perform a difficult task. हाँ जी, तो देखें आपने आइडिया निकाल लिया होगा कि इसका क्या आंसर है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं। ये कहावत बनी कब, टू कट ए गोर्जन नोट। बेटा यहाँ पर जो ये गोर्जन है, ये एक गोडिस करके एक बंदा था। गोडिस करके ये जो बंदा था, इस बंदे ने एक गांठ लगाई थी। ये शायद 17वीं शताब्दी की बात है, 17वीं शताब्दी में उसने एक गांठ लगाई थी किसी चीज में,
पूरी लंबी कहानी बताऊंगा तो टाइम लगेगा, छोटी सी बात है, इसको छोटे में समझा रहा हूँ, बात लंबी है, छोटे में समझा रहा हूँ। उसने गांठ लगाई थी और गांठ लगाकर गोर्जियस ने एक गांठ लगाई और उसने कहा ये गांठ जो बंदा खोलेगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा, ये गांठ जो बंदा खोल देगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा। तो भाई जब ये बात सामने आई तो कई लोगों ने ट्राई किया, नहीं खुली। पता है वो गांठ बाद में किसने खोली? अलेक्जेंडर, सिकंदर महान ने। तो उसने आधे से ज्यादा विश्व जीता था। तो तब लोग मानने लगे यार गोर्जियस ने ये भविष्यवाणी करी थी, जो ये गांठ खोल देगा वही विश्व पर राज करेगा। तो बिल्कुल सिकंदर ने राज किया। तो तभी से ये कहानी निकल कर आ गई, तभी से ये इडियम बन गया टू कट ए गोर्जन नोट, कि जो गोर्जन है उसकी नोट, उसकी गांठ को खोल देना, काट देना, तोड़ देना। तो मतलब अगर कोई बंदा उस गांठ को खोल रहा है जो इतने बंदों से नहीं खुली और फिर पूरे विश्व पर राज कर रहा है, तो पूरे विश्व पर राज करना मतलब आसान काम है या डिफिकल्ट? तो आप समझ पाएंगे ये डिफिकल्ट टास्क होगा, ये इजी टास्क नहीं हो सकता। और ये तो बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो गया कि मतलब किसी कपड़े के पीस को काटना है, तो आउट ऑफ ट्रैक हो गया, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। टू डू ए जॉब परफेक्टली, तो बेटा ये भी गलत। परफेक्टली का मतलब होता है असावधानी से, इसका मतलब होता है असावधानी से, सावधानी से चीज न करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर हुआ कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने बता दी। गोर्जियस ने गांठ बांधी थी, वो बड़ी डिफिकल्ट थी, किसी से नहीं खुल रही थी। अलेक्जेंडर ने खोली और उसने एक बात बताई थी, एक भविष्यवाणी, जो ये गांठ खोलेगा पूरे विश्व पर राज करेगा। तो भाई उसने आधे से ज्यादा विश्व पर राज किया था अलेक्जेंडर महान, सिकंदर महान ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने पूरे विश्व पर राज किया था। तभी से कहावत निकल कर आ गई। ठीक है, अगला लेते हैं। The officer was in the soup when there was a rat in his office preparing। तो भाई जहां पर हमने ड्रॉ द लाइन, हमने जितनी लाइन ड्रॉ करी है, तो उसका इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। सोचो क्या होगा, सोचो सोचो, रिप्लाई करो। कोशिश कर लिया होगा आपने। चलो अब मैं समझा देता हूं, देखिए अब मैं समझा देता हूं। देखिए, द ऑफिसर वॉज इन द सूप व्हेन देयर वॉज ए रैट इन हिज ऑफिस। तो देखो बेटा, मैं आपको पहले बात बताऊं कि जो क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस को पूछने के दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि सीधा सीधा इडियम लिख देगा और उसके चार ऑप्शंस। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वैसे तो लॉजिक समझेंगे तो आसान हो जाएगा, जैसा मैंने बताया लॉजिक। तो एक इडियम दिया और उसके बाद चार ऑप्शंस और सही ऑप्शन चुनना है। बेटा दूसरा तरीका इसका क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि वो जो इडियम है उस इडियम को एक सेंटेंस के अंदर पिरो कर दे देगा, उस इडियम को एक सेंटेंस के अंदर लिख कर दे देगा। तो ये ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस पढ़कर हमें ये वो सिचुएशन भी दे देता है कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो सिचुएशन का आइडिया लगाकर जिस वर्ड का मीनिंग, जिस फ्रेज का मीनिंग, जिस क्लॉज का मीनिंग, जिस इडियम का मीनिंग नहीं आ रहा है, हम उसका आंसर आइडिया लगा सकते हैं। तो बेटा वॉज इन द सूप। अब एक पॉइंट इज,
अगर कोई इंसान सूप के अंदर है, कोई इंसान सूप के अंदर है, तो भाई मैंने कहा इसका लिटरल मीनिंग तो वो नहीं कि कोई इंसान भाई सूप है चलो सूप के अंदर बैठ जाओ, ओ चलो मैं तो टमाटो सूप में बैठूंगा, चलो मैं तो जी चिकन सूप में बैठूंगा, ऐसा थोड़ी है भाई। सूप में थोड़ी बैठा है कोई। यहाँ पे एक लॉजिक ले रहा है कि अगर कोई सूप में बैठा है तो किस समय बैठा है ऑफिसर, किस समय व्हेन देयर वाज अ रेड इन हिज ऑफिस, ऑफिस के अंदर रेड पड़ गई है, मतलब छापा पड़ गया। अब एक बात बताओ, छापा पड़ने के बाद कोई इंसान सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, खुश रहेगा? तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वो खुश तो नहीं रहेगा, तो इसमें खुशी का कोई सेंस भी नहीं है। तो एक बात बताओ कि अगर कोई ऑफिस में छापा पड़ जाए तो जो ऑफिसर होगा बैठकर क्या वो सूप पिएगा कि चलो वो छापा पड़ गया जल्दी सूप लाओ भाई सूप लाओ, चलो बैठ के सूप पीते हैं भाई, बहुत छापा पड़ा है हमारे यहाँ सूप पिएंगे? ये क्या लॉजिक है भाई? ऐसे थोड़ी होता है। तो मीन्स ये तो कोई ये तो लीक से हटकर ही बात हो गई, ये तो ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक हो गया, गलत, कट गया, अलग। अब बात करता है डिस्ट्रीब्यूटिंग कि भाई अब एक बात बताओ, ऑफिसर जो है वो सूप में आ गया कि जब ऑफिस में छापा पड़ा, उसके ऑफिस में छापा पड़ा, तो छापा पड़ा तो उसके बाद क्या वो सूप बांटेगा? ओए ऑफिसर आया भाई छापा पड़ा है हमारा, छापा चलो सूप बांटो, सबको सबको सूप बांटते हैं। कोई लॉजिक नहीं यार, सूप बटेगा क्या? वो फिल्म थी ना स्पेशल 26, उसके अंदर अक्षय कुमार, अनुपम खेर, वो नकली छापा लगाते हैं, लेकिन मतलब तरीका तो उनका असली ऑफिसर का भी वही होता है, असली ऑफिसर्स का भी वही तरीका होता है छापा मारने का, कि वो तो कोई चीज इस्तेमाल भी नहीं करने देते, वो तो हिलने डुलने नहीं देते, चुपचाप बैठो, जब छापा पड़ जाता है तो वो क्या वहां पे सूप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलो भाई सूप पियो, कोई लॉजिक नहीं। अभी भाई प्रिपेयरिंग, किस चीज की प्रिपरेशन करेगा? छापा पड़ेगा तो किस चीज की तैयारी करेगा? वो तो बैठने पे, मतलब तो चुपचाप बैठ जा बस, अब जो हम कर रहे हैं देख क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये तीन एलिमिनेट हो गए, तो आंसर होगा परेशानी में होना। बाकी एक इसका सिनोनिम भी है, टू बी इन हॉट वाटर, टू बी इन हॉट वाटर, कि गर्म पानी में होना। तो मतलब जब पानी ज्यादा गर्म हो, वार्म, नहाने के लिए भी सर्दियों में वार्म वाटर चाहिए, हॉट वाटर होगा तो दिक्कत में आएगी, परेशानी में आ जाएगी। बात क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद कर रहा हूं मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो अगला लेते हैं, बनाइए, कोशिश कीजिए। I was taken aback when he proposed to marry my daughter. Pleased, hurt, surprised या shocked। तो मतलब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, जो सीमा निर्धारित करी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट चुन लो कि क्या टेकन अबैक की जगह प्लीज्ड, सरप्राइज्ड, हर्ट या शॉक्ड, चारों में से कौन सा आएगा? जल्दी बताएं। कोशिश कीजिए, थिंक हार्ड, थिंक ओवर इट। हाँ जी, तो देखो सोच लिया होगा आपने, चलो आपने सोच लिया, मैं समझा देता हूं। तो पहले इस टेकन अबैक को ही समझते हैं। बेटा टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, तो टेक टू टेकन, टेकन अबैक, अबैक मतलब पीछे। तो मतलब टेक का मतलब क्या होता है? लेना या ले जाना, और अबैक मतलब पीछे। तो मतलब ये इसका मतलब होता है पीछे की ओर ले जाना, पीछे ले जाना। तो अब यहां पर कहना क्या चाह रहा है? पीछे ले जाइए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, जैसा मैंने बताया चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। लेकिन वो बेसिकली ये नहीं कहना चाहता कि बच्चे नहीं खेलते, उसका सेंस कुछ और है। वो कहता है ये डिफिकल्ट काम है, बच्चे नहीं करेंगे, बड़े करेंगे, स्किलफुल करेगा, एक्सपर्ट करेगा, इनएक्सपर्ट नहीं करेगा। उसी तरीके से यहां पर जो टेकन अबैक का मतलब है पीछे ले जाना, तो बेसिकली इसका मीनिंग पीछे ले जाना नहीं है, इसका सेंस कुछ और है। लेकिन पहले इसके पीछे ले जाने की लॉजिक को समझते हैं। ध्यान दे भाई, अब तो खैर कंपास आ गए हैं, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, तो जो समुद्र में जहाज चलते हैं तो उनकी दिशा के निर्धारण के लिए, उनकी डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिससे पता चल जाता है कि भाई जहाज को किस दिशा में जाना है, उस हिसाब से चलने लगता है। और इंजन बड़े बड़े हैं, वो इंजन उसको मतलब तो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, हवा की अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं।
लेकिन जिस समय कहावत बनी थी आज से सैकड़ों साल पहले, उस समय इंजन वगैरह नहीं हुआ करते थे शिप्स में। तो चलते कैसे थे? चलते वो थे, क्या कहते हैं, वो दिशा निर्धारण होता था सितारों को देखकर, तारों को देखकर भी कि कौन सा तारा। तो और रात के समय में ज्यादा आसान होता था चलना, क्योंकि दिन में तो तारे नजर आते नहीं थे, लेकिन आइडिया लगा के चलते थे दिन में कि हमें इस दिशा में जाना है। रात में तारे निकलते थे तो पता चलता था कि अच्छा हम इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में जाना है। क्लियर हुआ? तो जहाज चलता कैसे था? तो बेटा वो हवा की डायरेक्शन में चलता था। जैसे हवा इधर की है तो जहाज भी इधर की डायरेक्शन में चलेगा। तो अब उसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलाना होता था कि भाई हवा इधर की और हमें जाना इधर है, तो फिर बड़े बड़े वो पर्दे हुआ करते थे, देखते होंगे पुरानी शिप्स में बड़े बड़े पर्दे हुआ करते थे। उन पर्दों को इस तरह से किया जाता था कि जहाज, जैसे हवा तो इधर की चल रही है तो जहाज को इधर की तरफ नहीं इधर की तरफ चलाना है, तो पर्दों को आगे पीछे कर देते थे, तो उस हिसाब से चलता था। ठीक है, इस हिसाब से मतलब शिप्स चलते थे। अब मैं इससे कनेक्ट करता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि शिप्स, हवा ऐसे चल रही है तो भाई शिप भी ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन वो हवाई जो शिप है वो शिप को हवा की डायरेक्शन में ही चलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप ही पीछे की डायरेक्शन में चल रहा है। समझ रहे हैं? हर तरीके से अपने आप ही वो भी चाहते हैं कि भाई जैसे हवा चल रही है तो शिप भी ऐसे ही चले, लेकिन वो पीछे की ओर चल रहा है। हवा चल रही है ऐसे और जहाज चल रहा है पीछे। कह रहे यार हमने सारे जतन कर लिए, हवा ऐसे चल रही है लेकिन जहाज पीछे क्यों जा रहा है? तो क्या हो रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं इस बात से। कह रहे ये कैसे, जब हवा ऐसे चल रही है तो शिप को ऐसे चलना चाहिए, तो हवा ऐसे चल रही है और शिप ऐसे चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? तो वो पीछे चला जाता था, पीछे ले जाना। हवा जो जहाज को पीछे ले जाती थी, तो जो नाविक होते थे वो इस बात से बड़े हैरान होते थे, इस बात से हैरान होते थे कि यार ये क्या सीन है कि जब हवा इधर चल रही है तो ये पीछे क्यों जा रहा है, पीछे ले जाना। तो वहीं से टेकन अबैक का मतलब होता है पीछे जाने का मतलब हैरान होना। वहीं से ये कहावत निकल गई, आई वॉज टेकन अबैक, कि मतलब मुझे पीछे ले जाएगा। यहाँ पे पीछे ले जाने का मतलब नहीं है, यहाँ पर इसका सेंस है हैरान होने से, कि मैं बहुत हैरान हुआ जब ही ने प्रपोज किया शादी के लिए मेरी डॉटर से। मैं बहुत हैरान हुआ जब ही ने प्रपोज किया मेरी डॉटर से शादी के लिए, तो मैं बहुत हैरान हो गया। तो अब ये बात आपने कनेक्ट कर ली होगी, हैरान होना। तो यहाँ पे होता है कि कृतज्ञ होना, गलत। यहाँ पे कहता है हर्ट, चोट पहुंचाना, गलत। तब या तो शॉक्ड या सरप्राइज। तो शॉक्ड और सरप्राइज जब नेगेटिव वे में चीजें जाती हैं, तो मैंने किसी की डेथ की खबर सुनी तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, तो वहां सरप्राइज नहीं, वहां शॉक्ड हो गया। शॉक्ड और सरप्राइज सिचुएशन एक होती है, वो क्या, अनएक्सपेक्टेड बात को सुनकर हैरान होना, अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अगर वो चोट पहुंचा रही है हमें नेगेटिव वे में, तो वो शॉक्ड है। और हमें कोई चीज खुशी पहुंचा रही है या खुशी ना पहुंचाए लेकिन दुख नहीं पहुंचा रही, तो वो हमारा सरप्राइज होगा। तो यहां पर ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि उसे शॉक्ड हो, तो शॉक्ड ना होकर सरप्राइज, हैरान होना। ठीक है, स्तब्ध रह जाना, एक इसका शाब्दिक अर्थ जो मैं निकालूं, स्तब्ध रह जाना, स्तब्ध रह जाना। ठीक है बेटा, मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अगर ये मीनिंग क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। 7. He had to eat humble pie for his intense rudeness. For his intense rudeness. तो modest behavior, अब इस जो हमने सीमा निर्धारित करी है, जो लाइन ड्रॉ करी है, eat humble pie, तो उसकी जगह पर क्या हम modest behavior कर सकते हैं? क्या इसकी जगह पर suffer humiliation कर सकते हैं? क्या इसकी जगह पर earn praise कर सकते हैं? क्या इसकी जगह पर determine कर सकते हैं? जल्दी सोच कर बताएं, सोचे, think over it, think over it.
सोच लिया होगा, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूँ। ईट हम्बल पाई, पहले तो इसे समझते हैं, ईट हम्बल पाई। बेटा पाई के ना कई मीनिंग निकलते हैं, इनमें से मैं 2 मीनिंग बताता हूँ। एक इसका मीनिंग निकलता है मैस, मतलब कुछ गड़बड़ होना, समथिंग मैसी, कुछ गड़बड़ हो जाना, ठीक है। और एक पाई का मीनिंग निकलता है टुकड़ा भी होता है, किसी भी चीज का टुकड़ा। वो पाई मतलब चाहे वो किसी बिस्कुट का टुकड़ा हो, है ना, चाहे वो केक का टुकड़ा हो, चाहे कपड़े का टुकड़ा हो, किसी भी चीज का टुकड़ा होना। बाकी खाने पीने की चीज मान लो फिलहाल, कि किसी भी चीज का टुकड़ा, चाहे एक तरबूज का टुकड़ा, है ना, वो टुकड़ा हो, किसी भी चीज का टुकड़ा हो सकता है। तो ऐसे मान लो ईट खाना, खाना किसको, पाई, किसी भी चीज के टुकड़े को। और खाने के बाद हम्बल, तो मतलब खाने के बाद क्या होता है, हम्बल पाई। तो हम्बल का मतलब वैसे तो विनम्र होता है ना। तो ईट हम्बल पाई, जब किसी चीज को खाएं और खाने के बाद इंसल्ट हो जाए, ये मान लो कि मम्मी ने मना किया कि भाई तेरे को ये नहीं खाना, तेरे को ये नहीं खाना, और हमने खा लिया, तो मम्मी ने उसके बाद 2 लतिया दिए और 2 जुतिया दिए, 2 बकिया दिए, मीन्स 2-4 लगा दिए, थप्पड़ लगा दिए, डांट दिया। तो क्या हुआ, कुछ खाया, बड़े प्यार से खाया, और उसके बाद बेइज्जती हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इतना प्यार विनम्रता से कोई चीज खाई और उसके बाद हमारी क्या होगी, बेइज्जती। तो ये इसका मतलब होता है ह्यूमिलेशन, बेइज्जती होना, इंसल्ट। तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है इंसल्ट होना। तो ऐसे मानो कि भाई जिस चीज को खाने के लिए मना किया था, कि बड़े प्यार से मना किया इसे मत खा, और उसने खा लिया, मना करने के बावजूद भी कर लिया, तो उसे पड़ गई डांट, उसे पड़ गई डांट, तो डांट पड़ गई तो उसकी इंसल्ट हो गई। तो कहते हैं ही हैड टू ईट हम्बल पाई, मतलब उसकी इंसल्ट हो गई फॉर हिज इंटेंस र्यूडनेस, कि उसने एक ऐसा काम किया जिस काम की वजह से इंसल्ट हो गई। तो उसने अपना इंटेंस, बड़ा ही गहराई से, इंटेंस मतलब ऐसे मान लो गंभीरता से उसने बड़ी र्यूडनेस दिखाई, बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा बनकर वो र्यूडनेस उसने जब दिखाई, तो उसके बाद लोगों ने उसकी इंसल्ट करी, उसे बोला कि तूने ये गलत किया। तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाए, तो टू ईट हम्बल पाई होता है कि ऐसी चीज खा ली जिसकी वजह से इंसल्ट हो गई, ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से बेइज्जती हो गई। तो बेटा इसका मतलब है बेइज्जती होना। तो मोडेस्ट बिहेवियर, अच्छा बिहेव करेगा तो इज्जत बढ़ेगी, बेइज्जती थोड़ी होगी। तो इसका मतलब होता है सफर ह्यूमिलेशन, इसका मतलब होता है अपमानित, इसका मतलब होता है अपमानित होना या करना। डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय होना, गलत। भाई अगर कोई किसी से बुरा बिहेव कर रहा है तो उसकी प्रशंसा थोड़ी होगी, बेइज्जती होगी, बुराई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। अगला चलो करिए। She played ducks and drakes with her money, spent lavishly, lent, did not spend, borrowed. Do it. आंसर कीजिए। तो देख लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूँ बेटा, डक्स, डक्स हो गई बत्तख, और जो बत्तख के हस्बैंड होते हैं उन्हें ड्रैक्स कहते हैं। मतलब ये फीमेल होती है, डक्स जो हुआ ये फीमेल हुई, फीमेल बत्तख, और ये होता है मेल बत्तख जो होती है, ठीक है। तो ये वाइफ या हस्बैंड। अब इसका मतलब क्या है, ड्रग्स एंड ड्रग्स। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पास्ट में ले जाकर। पास्ट के समय के अंदर लोगों के पास, भाई जैसे आज के समय पर लोग अपना समय बिताते हैं तो फ़ोन उठा लो भाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। टाइम कैसे निकल जाता है नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता चलता टाइम कैसे निकल गया। तो लेकिन पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी हाई थी नहीं, हाँ से बदल 14वीं-15वीं शताब्दी में इतनी टेक्नोलॉजी तो हाई थी नहीं। तो लोग जब बोर हुआ करते थे तो क्या करते थे, तो बहुत सारे काम करते थे। उनमें से एक काम ये था कि वो ना एक फ्लैट पत्थर लेते थे, एकदम फ्लैट पत्थर लेते थे, और जो नदी के पास होते थे लोग वो ज़्यादातर ये करते थे, वो नदी के पास जाकर बस बैठे हुए समय बिताने के लिए वो क्या करते थे, वो फ्लैट पत्थर को उसको मारते थे नदी की सतह पर, ऊपरी सतह पर। जब नदी की ऊपरी सतह पर मारते थे तो पत्थर वो मतलब पानी की सतह से टकराकर ठप्पे खाता हुआ, बाउंस करता हुआ काफी दूर तक निकल जाता था, डूबता नहीं था। अब जैसे जैसे स्पीड कम होती है वो आगे जाके डूब जाता है। तो लोग यही कहते थे कि चलो भाई देखते हैं किसका पत्थर दूर तक जाता है, किसका पत्थर दूर तक तैरता हुआ जाता है कि डूबेगा नहीं। अब लोग ऐसे पत्थर मारते थे तो अपना समय बिताते थे। मतलब क्या कर रहे हैं, बेवजह बिना रीजन के अपना टाइम की बर्बादी करते थे। लेकिन उस समय तो समय बिताना ही होता था, ठीक है, इस समय के हिसाब से तो टाइम की बर्बादी हो गई। तो अब इसका कनेक्शन ये बत्तख मतलब मेल और फीमेल बत्तख से कैसे आया, तो इसका कनेक्शन इनसे ऐसे बना कि भाई जिस प्रकार से बत्तख पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है, डूबती नहीं है, उसी तरह से जब वो पत्थर फेंकते थे तो पत्थर भी फ्लोट करता था, डूबता नहीं था। तो वहीं से ड्रैक एंड डक्स एक ऐसा इडियम और फ्रेज बना, ये एक ऐसा इडियम फ्रेज बना जिसका मतलब ये है कि टाइम की, पैसे की, किसी भी चीज की बर्बादी, तो जनरली पैसे की बर्बादी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टाइम की चाहे पैसे की, किसी भी चीज की बर्बादी हो रही है, तो वो डक्स एंड ड्रैग्स हैं। तो ये किससे कनेक्ट हुआ, पास्ट के अंदर लोग वो पत्थर से खेला करते थे, वो डूबता नहीं था, फ्लोट करता था, तो उससे कनेक्शन ले लिया कि डक्स एंड ड्रैग्स मतलब कि जिस तरह से बत्तख नहीं डूब रही वो पानी पर तैर रही है, उसी तरह से पत्थर भी डूब नहीं रहा वो पानी पर तैर रहा है। तो वो उस गेम की वजह से ये डक्स एंड ड्रैग्स इडियम निकला, जिसका मतलब है पैसे या धन की बर्बादी। तो अब चारों में से किसका मीनिंग है पैसे या धन की बर्बादी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये स्पेंट लेविशली। लेंड मतलब उधार दे देना, कि पैसे को उधार दे देना तो अच्छी बात है, लेकिन उधार लेना तो बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन उधार दे रहे हैं तो भाई ये तो अच्छी बात हो रही है ना, ये तो बता रहा है कि लेविशली, बिना सोचे समझे। तो ये तो सोच समझ, अगर उधार दे रहे हैं तो सोच समझ के दे रहे हैं, तो मतलब अपोजिट हो गया। और यहाँ पे कह रहा है बिल्कुल ही खर्च नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे कह रहा है खर्च कर रहा है, मतलब जो समय है, पैसा है, बाहर आए बाहर आए बाहर आए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर है तो आ जाओ इसके ऊपर, मीनिंग बताओ इसका। ही इज ए फाइन मैन बट टू कॉल हिम एसेंट इज ए लेइंग इट ऑन थिक। तो इसका मीनिंग जितनी हमने सीमा निर्धारण किया है, जो लाइन ड्रॉ करी है, ये एन एग्जैजुरेशन, रियलिटी ये होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये होता है किसी चीज की सच्चाई सामने रखना, ये होता है किसी चीज की मजबूरी, और ये होता है विकास, डेवलपमेंट। तो सोचिए क्या मीनिंग निकलेगा, सोचिए क्या मीनिंग निकलेगा। तो आपने सोच लिया होगा, अब मैं बताता हूं। देखो, ले इट ऑन ए थिंग, तो यहां पे ऐसे मान लो, ये इसका मीनिंग ऐसे निकला, ले इट ऑन थिक। अब ये इट की जगह मान लो आप, इट की जगह पर मान लो आप एक बुक है, ठीक है, ले बुक ऑन थिक। ले बुक ऑन थिक, इट की जगह पर बुक मानो। बेटा वही बात कि बहुत समय की पहले की बात है, एक पर्सन था जॉन नाम का, वो अपनी बुक को बेचना चाह रहा था। पब्लिशर के पास जाता है, वो हर किसी के पास जाता, तो भाई बुक बिक नहीं रही थी। तो बुक को बेचने से पहले, उसको रिप्रेजेंट करने से पहले वो क्या करता था, बुक की बहुत तारीफ करता था, बुक की बहुत तारीफ करता था, इतनी तारीफ करता था बुक की कि जो बुक में गुण नहीं थे वो भी बता देता था। तो कर क्या रहा है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, उसमें वो गुण नहीं है, फिर भी उसके उस गुणों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना ताकि बुक बिक जाए। अब ये ले बुक ऑन थिक, ये इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो यहां कहता है बुक को किसी थिक चीज पर रखना। मतलब ऐसे मान लो कि बुक को कहीं जगह नहीं मिल रही, तो हमने ऐसी मजबूत चीज पर रखा जिसके ऊपर वो गिरे ना, थम जाए,
इसका सेंस निकल कर आए, मतलब थम जाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बुक उसकी बिक नहीं रही थी, कहीं पर आगे बढ़ ही नहीं रही थी, बढ़ ही नहीं रही थी, तो उसने क्या कहा, अपनी बुक को बेचने के लिए एक सहारा दिया, एक थिक, एक मजबूत सहारा दिया। किस चीज का? झूठी बातों का, झूठी बातों का मजबूत सहारा दिया ताकि बुक गिरे नहीं। तो बुक को किस चीज पर रखा? एक थिक चीज पर रखा। वो थिक क्या थी? झूठे आश्वासन, बढ़ा चढ़ाकर बताना, जो जितने गुण नहीं है उससे ज्यादा गुण गिनवा देना, तो झूठी चीजों का सहारा देना। तो जब हम किसी इंसान की या किसी वस्तु की इतनी तारीफ करें जितनी वो तारीफ के काबिल नहीं है, तो हम क्या करें? किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे, तो दैट इज एग्जैजरेशन। इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैजरेट करना। तो हमने क्या करा? ले बुक को रखना ऑन थिक। तो थिक, ऑन थिक मतलब मजबूत चीज पर। वो मजबूत चीज क्या है? उसकी झूठी बात है, एग्जैजरेशन। तो अब ये क्या है? तो ये एग्जैजरेशन कर रहा है, तो मतलब नकली बातें रख रहा है, नकली बातें रख रहा है, तो मतलब रियलिटी, असली का तो मीनिंग गलत हो गया। अब ये कोई मजबूरी का दे तो आउट ऑफ ट्रैक ही हो गया, मजबूरी का तो कोई सेंस ही नहीं है। और डेवलपमेंट कि भाई किसी के विकास, तो ये विकास तो बुक आगे बढ़ नहीं रही, विकास हो ही नहीं रहा है, तो आंसर होगा एग्जैजरेशन। तो इससे कनेक्ट कर लेते हैं कि तब वो अच्छा इंसान है, लेकिन टू कॉल हिम ए सेंट कि अच्छा इंसान है, लेकिन अगर कोई दाढ़ी बढ़ा ले इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई साधु संत हो जाएगा, कपड़े बदल ले साधु संत थोड़ी हो जाएगा। तो कह रहा है अच्छा इंसान है, लेकिन तुम उसे साधु संत बोल रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? एग्जैजरेट कर रहे हो, मतलब लेइंग इट कि उस बात को ऑन थिक, मतलब आप इस बात को एग्जैजरेट कर रहे हो कि उस चीज का अस्तित्व नहीं है, और उसकी बात पर आप उस अस्तित्व नहीं है और उसको अस्तित्व दे रहे हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हो बात को, सिर्फ बातों बातों से, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। तो आंसर हो जाएगा एग्जैजरेशन। क्लियर हुआ बेटा? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आ जाओ इस पर, आज के लिए लास्ट। द मिनिस्टर टुक ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रॉब्लम, ए जनरल व्यू ऑफ फ्रॉम अबव, विजुअलाइज vision of a bird, see without giving attention। बताइए। हाँ जी, तो कर लिया होगा। अब मैं बता दूं बेटा, बर्ड्स आई व्यू कि बर्ड्स की जो आंखें हैं, पक्षी की जो आंखें हैं, उनका व्यू। अब ध्यान दीजिए, अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है और वो नीचे देखता है, तो आकाश में उड़ते हुए जब वो नीचे देखता हुआ चल रहा है, तो क्या वो हर एक चीज पर अपनी पैनी निगाह बना पाएगा? पैनी निगाह का मतलब है क्या उस बात को वो पूरा अटेंशन, उस चीज को अटेंशन से देख पाएगा, ध्यान से देख पाएगा? नहीं। तो जब पक्षी उड़ रहा होता है और जब वो नीचे देखता है, तो नीचे वाली चीजें उसे नजर तो आती हैं, लेकिन बहुत ही हल्के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे वो चीजें सरसरी निगाह से देखता है। किससे? सरसरी निगाह से, मतलब नॉर्मली किसी भी चीज को देखते हुए चलना। जैसे आप बस की किसी सीट पर बैठे हो, ट्रेन की सीट पर बैठे हो खिड़की के पास, और आप जब ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, वो तेजी से चल रही है, तो आप बाहर देख तो रहे हो, लेकिन किसी भी चीज को ढंग से नहीं देख पाओगे। जो पास में चीज, दूर की चीज तो नजर आएगी नहीं इतनी कि क्या चल रहा है। पास की चीज को आप कैसे देखोगे? वो बस देख तो रहे हो, लेकिन बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह से, हाँ ऐसा भी निकल रहे हैं हम,
कहीं से गुजरते हुए जा रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, पानी आ गया, खेत आ गए हैं, बिल्डिंग आ गई है, लेकिन किसी चीज पर निगाह गड़ाकर किसी चीज को ध्यान से नहीं देख पाओगे, सरसरी निगाह से देख पाओगे। तो बेटा किसी भी चीज को नॉर्मली देखना, सरसरी निगाह से देखना, ध्यान लगाकर न देखना बर्ड्स आई व्यू होता है, पक्षी की निगाह की तरह देखना। तो मिनिस्टर ने जो दिया बर्ड्स आई व्यू, एक नॉर्मल ध्यान दिया प्रॉब्लम पर, मैं प्रॉब्लम पर ढंग से ध्यान नहीं दिया, सिर्फ नॉर्मली सुना और आगे बढ़ गए। अब परेशानी क्या थी, उससे कोई 2 घंटे बाद पूछे तो उसने जैसे सुना था पहले, जिस समय सुना हाँ हाँ ठीक है मैंने सुन लिया, ओके ओके मैं करवा दूंगा, चलो आपका काम हो जाएगा। 2 घंटे बाद उससे पूछो उसने क्या प्रॉब्लम बताई तो उसे याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को तो ध्यान से सुना ही नहीं, उसने बर्ड्स आई व्यू दिया, प्रॉब्लम सुनी 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 नहीं भी सुनी। तो बेटा अब पॉइंट इज, तो आंसर हो जाएगा कि सी विदाउट गिविंग अटेंशन, किसी चीज को देखना बिना अटेंशन के, बिना ध्यान के किसी चीज को देखना। आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, आपने बताया जनरल व्यू फ्रॉम अबव, कि अभी आप बता रहे थे कि ऊपर से देखना जनरल व्यू, तो पॉइंट इज वो तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ ना। जैसे मैंने बोला ए चाइल्ड्स प्ले, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ए चाइल्ड इज प्लेइंग, ऐसे तो नहीं कह सकता कि चाइल्ड बच्चे का खेल, बच्चे का खेल हम बोल रहे हैं, वो तो उसको हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन उसका एक्चुअल कनेक्शन जो लाइफ से है वो उसका आंसर है। तो बेसिकली ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन एक्चुअल कनेक्शन तो ये है ना। तो भाई अब पक्षी के निगाह की बात थोड़ी हो रही है, किसी चीज को विजुअलाइज करने की, मतलब सोचने की बात थोड़ी कर रहा है, वो देखने की बात कर रहा है, किसी भी चीज पर ढंग से ध्यान ना देने की बात कर रहा है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, ये इसका सेंसिबल अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो उम्मीद कर रहा हूं सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट।